नमस्कार। द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद ब्रज, आप सबका स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले स्मार्टफोन के लोन पर बात करेंगे। स्मार्टफोन के लोन में भी डिफॉल्ट बढ़ने लगे। 100 में से 2 से 3 लोन पर डिफॉल्ट के मामले सामने आए हैं। इसके बाद बोइंग के विमानों की जांच को लेकर पायलट्स की मांग का विश्लेषण होगा। पायलट्स ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से मांग की है कि सभी बोइंग 787 विमानों के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करें। अगली खबर कफ सिरप को लेकर छिड़े विवाद पर है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से बच्चों की जांच के बाद सरकार ने सख्ती तो की है, लेकिन इस घटनाक्रम से फार्मा इंडस्ट्री की साख पर चोट पहुंची है। आज के बोनस पॉइंट में हम गोल्ड और बिटकॉइन की तेजी का भी विश्लेषण करेंगे। अंशुमान सर से जानेंगे कि दोनों में इतनी तेजी की वजह क्या है। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आए नए अपडेट पर बात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डील को लेकर नया बयान भी दिया है। और अंत में अमेरिका को पाकिस्तान के ताज़ा ऑफर का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को ग्वादर के बगल वाला पोर्ट देने का ऑफर दिया है। अंशुमान सर से समझेंगे कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि यहाँ पर आप सबके लिए है। स्मार्टफोन खरीदने के लिए लिए जाने वाले लोन में डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो स्मार्टफोन लोन में डेलिक्वेंसी बढ़कर 2.7% से 2.9% के बीच पहुंच गई। यानी हर 100 लोन में से 2-3 लोन पर या तो किस्त देरी से भरी जा रही है या डूब जा रही है। देश में बिकने वाले लगभग 1/3 फोन लोन के जरिए बिकते हैं। सर, इसको थोड़ा सा आप समझाइए कि डिफॉल्ट की सबसे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है। ब्रज, भारत में अब स्मार्टफोन फिनांस्ड प्रोडक्ट या लोन के प्रोडक्ट की श्रृंखला में सबसे बड़ा प्रोडक्ट हो गया है, क्योंकि भारत में अधिकांश लोगों के पास फोन है। डेंसिटी दोगुनी से ज्यादा है और स्मार्टफोन तेजी से बदल रहे हैं, और इसलिए स्मार्टफोन पर फिनांस और कर्ज का बाजार भी काफी बड़ा है। खासतौर से एनबीएफसी और तमाम कंपनियां इस पर आसानी से लोन उपलब्ध करा रही हैं। डिजिटल लोन भी उपलब्ध है। और अब जो डिलिक्वेंसी या जो डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह बड़ा तकनीकी है। दरअसल जब भी कोई फोन लेने जा रहा है बाजार में और डीलर्स के पास फोन ले रहा है, तो डीलर्स आमतौर पर उन्हें महंगे फोन पुश कर रहे हैं। आमतौर पर लोग जिस बजट के फोन लेना चाहते हैं, उससे ज्यादा महंगे फोन लेकर बाजार में दुकानों से निकल रहे हैं। और ये सेल्स बढ़ाने का तरीका है। लोगों के अंदर बेहतर फीचर्स वाले फोन खरीदने की इच्छा है। इस वजह से लोग अपनी क्षमता से महंगा फोन खरीद रहे हैं, और उसके बाद फिर उसकी किस्तें टूटती हैं और उनका भुगतान घट रहा है, उनके भुगतान में दिक्कत आती है। ये समस्या ज्यादा बड़ी हो रही है। एनबीएफसी के मामले में समस्या थोड़ी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एनबीएफसी के लोन महंगे भी होते हैं, उन पर ब्याज दरें भी महंगी होती हैं। इसलिए भी लोगों के लिए उनको कर्ज चुकाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये त्योहार का समय है, आप सारे लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, बाजार में शॉपिंग करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये ध्यान रखें जरूर कि स्मार्टफोन की बाइंग में जो जरूरत है जिस फोन की, उसी के लिए कर्ज के चक्कर में महंगा फोन लेना आपको बाद में मुश्किल में डालेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। एयरलाइन पायलट्स के संगठन जो है एफआईपी ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से मांग की है कि देश में इस्तेमाल हो रहे सभी बोइंग 878 विमानों के इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच करें। हाल ही में एयर इंडिया के अमृतसर से बर्मिंघम उड़ान में आई खबर के बाद एफआईपी ने डीजीसीए से जांच की मांग की है। इस उड़ान में बोइंग 878 विमान का ही इस्तेमाल हो रहा था। सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि बोइंग को लेकर लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं। लेकिन लगातार पूरी दुनिया में मतलब लगभग पिछले 5-6 सालों से ऐसा हो रहा है कि बोइंग के विमानों को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर, उनके संचालन को लेकर गहरे सवाल हैं। और स्कैम भी बोइंग में हुआ था। बोइंग में गलत जहाज भी दुनिया में बेचे गए थे, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। बोइंग कंपनी के अधिकारियों को जाना पड़ा था। लेकिन अब भारत में जो हादसा हुआ, उसके बाद बोइंग के विमानों को लेकर चिंता बढ़ गई है। और अब लगातार कुछ ना कुछ बोइंग के विमानों में अलग अलग जगह पाया जा रहा है। यूरोप में भी पाया जा रहा है। जैसे अभी एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो बर्मिंघम की फ्लाइट थी, उसमें भी इशू आया, और उसमें बाद में जो इमरजेंसी टरबाइन है लैंडिंग के समय, उसको एक्टिवेट करना पड़ा। पायलट्स ने जो बात कही वो खासी गंभीर है। हालांकि हमें नहीं पता कि अहमदाबाद की जांच के बाद बोइंग ने क्या प्रतिक्रिया दी, चीजों को क्या निकल कर आया, क्योंकि वो जांच अचानक खबरों से बाहर हो गई। लेकिन पायलट्स का ये कहना है कि
बोइंग के विमानों की जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट है, जिसको वो बीपीसीयू कहते हैं, बस पावर कंट्रोल यूनिट, उसमें गहरी समस्याएं हो सकती हैं। और इसलिए जितने भी बोइंग के विमान भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं, बोइंग 787 के उन सब की जांच की जानी चाहिए। तनातर है कि भारत में बोइंग के विमानों का बड़ा बेड़ा एयर इंडिया के पास है, कुछ विमान आकाशा और बाकी कंपनियों के पास भी है। लगातार ये समस्याएं जो आ रही, जिसमें खासतौर पर जो बर्मिंघम वाला मामला था, जिस पर चर्चा काफी ज्यादा है, जिसकी की जो रैम एयर टरबाइन है, रैट है, उसे डिप्लॉय करना पड़ा जब करीब करीब 500 फीट ऊपर था एयरक्राफ्ट। और इससे एयरक्राफ्ट की जो जो इलेक्ट्रिक पावर यूनिट है, उसके सही संचालन पर सवाल उठाए। तो शायद भारतीय रेगुलेटर इसे डीजीसीए गंभीरता से लेगा, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। जी हाँ सर, अगली खबर की ओर चलते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में सीमेंट कंपनियों के लिए पर्यावरण क्लियरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट भी पेश किया है, जिसमें कैपेटिव पावर प्लांट के बिना चल रहे प्लांट के लिए पर्यावरण क्लियरेंस से छूट का प्रावधान दिया गया है। इस ड्राफ्ट के मंजूर होने पर अदानी सीमेंट को महाराष्ट्र के कल्याण में सीमेंट प्लांट के लिए आसानी से मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल स्थानीय लोग इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे नियम में क्या कुछ बदलाव हो रहा है और विरोध किस बात का हो रहा था सर? बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र के भीतर ये और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी हो रही है, जो बदलाव के दिखाए के जो नियम आ रहे हैं, उस हिसाब से जो संभावना ये है कि जो स्टैंड अलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट है, जिनके पास कोई कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है, उन्हें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी, ऐसा प्रस्ताव किया जा रहा है, जैसा कि नया नोटिफिकेशन आ रहा है। और अगर ये अप्रूव किया जाता है तो अडानी ग्रुप का जो 1400 करोड़ रुपए का 6 MMTPA का जो सीमेंट प्लांट है, जो कल्याण में लगने वाला है और जो शहर के एक हिस्से के तौर पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन जोन का हिस्सा है, उसे मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि वहां पर्यावरणीय समस्याओं के कारण और इसके पर्यावरण पर असर के कारण इसका बड़ा विरोध हो रहा है और वहां आसपास के गांवों में इसके खिलाफ रैली निकाली जा रही है। सरकार पर इस बात का दबाव बना हुआ है। क्षेत्रीय लोग, कल्याण के आसपास के क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं कि सीमेंट प्लांट के आने से उनके स्वास्थ्य को खतरा होगा और पर्यावरण के नियमों के तहत इस तरीके की किसी परियोजना की जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हो और कार्बन का उत्सर्जन करती हो, उसे शहरी इलाकों के आसपास लगाए जाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए, ये मौजूदा नियम कहते हैं। ये अंबुजा सीमेंट का प्लांट है, जिसको कि अब अडानी समूह ओन करता है। इसका खासा विरोध है। माहोने विलेज है, माहोन विलेज के आसपास 10 गांव हैं कल्याण के, जिनमें इसका बड़ा विरोध हो रहा है, वहां मोर्चे निकाले जा रहे हैं। तो अगर ये नियम बदलता है तो पर्यावरण संबंधी मंजूरी की जो शर्त है वो उदार हो जाएगी और उसके बाद ये जो स्टैंड अलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट है, उसके पास एक पावर प्लांट नहीं होगा, कैप्टिव पावर प्लांट नहीं होगा, उसे लगाने की मंजूरी मिल सकती है। अगली खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जो कि बहुत बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप इस्तेमाल होने से बच्चे की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ में नियमों के दायरे में फार्मा उत्पादन को सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हाल ही में मध्य प्रदेश में देखा गया, जो खबर निकल कर आई कि 11 बच्चों की मौत की खबरें सामने आई थी। सर, आपसे समझना चाहिए कफ सिरप में क्या पाया गया, तथ्य क्या है और कार्रवाई अब तक क्या क्या हुई है? देखिए ब्रिज, भारतीय फार्मा उद्योग के लिए और सरकार के रेगुलेटर्स के लिए शर्मिंदगी का मौका है और उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए इस पर कि भारत के फार्मा उद्योग में जहरीली दवाओं की समस्या समाप्त नहीं हो पा रही। पिछले साल हमने गाम्बिया में और मध्य एशिया के देशों में भारत से होने वाले निर्यात में परिस्थिति देखी थी और अब ये भारत के भीतर वैसी ही दवाएं बिक रही हैं। जिस दवा का असर, जिसके कारण 11 बच्चे मारे गए हैं छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में और 2 राजस्थान में मामले आए हैं, इसमें जिस सिरप का नाम कोल्ड्रिफ है, ये तमिलनाडु की सेसन फार्मा की बनाई हुई दवा है। इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया, जिसको डीईजी बोलते हैं। ये एक जहर है, एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसे इसमें मिला दिया गया। दवा के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया, बाकी सब हुआ, लेकिन यह पता चला कि लैब टेस्ट में कि इसमें 48.6% तक डीईजी था, जो कि जिसका इस्तेमाल किसी औद्योगिक सामान को या औद्योगिक रसायन बनाने में किया जाता है और इसके कारण खांसी का या जुकाम का या बुखार का इलाज करा रहे उन बच्चों की किडनी फेल्योर से मौत हो गई।
जो बेहद गंभीर मामला है। इसके बाद फिर सरकार ने नियामक कार्यवाही की। मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, राजस्थान में सारे दवाएं प्रतिबंधित कर दी गई, जब्त कर दी गई, जांच शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2 साल से कम के बच्चों को इसकी ये दवा न दी जाए। लेकिन शर्मिंदगी की बात भारतीय नियामकों के लिए और भारत के फार्मा उद्योग के लिए ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2022 में गैम्बिया में 66 मौतें हुई थी भारत से एक्सपोर्ट की गई दवाओं पर। उज्बेकिस्तान में 18 मौतें हुई थी और तब भी हमें इसी तरीके के जहरीले सब्सटेंस पाए गए थे। और अब इससे दिख रहा है कि भारत के दवा उद्योग की अपनी विश्वसनीयता और उसकी गुणवत्ता गंभीर रूप से सवालों के घेरे में। सर ऐसा भी नहीं है, जैसा जो रिपोर्ट्स आप भी बता रहे हो, तमाम जगहों का जिक्र भी किया, बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, घटना हुई है। सर ये बार बार क्यों हो रहा है और इसका भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? देखिए, भारत को ग्लोबल फार्मेसी कहा जाता है, हालांकि ये साख बुरी तरह दागी हुई है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, अब भारत के भीतर भी दिखाई दे रही है। भारत का जेनेरिक निर्यात करीब $50 बिलियन के आसपास का है, जिसमें कि पूरी दुनिया के देशों को भारत जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है। अमेरिका को अलग नियमों के तहत, FDA के तहत की जाती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भारत के दवा रेगुलेटर्स को लेकर, उस पर गंभीर सवाल उठाए जाने चाहिए। सरकार की जवाबदेही तय की जानी चाहिए इस मामले में कि 2023 में करीब करीब 100 के आसपास एक्सपोर्ट के नमूने लिए गए थे और उनमें गुणवत्ता की विफलता पाई गई थी। तब सरकार ने घरेलू बाजार में जो दवा बेची जा रही थी उसकी जांच भी नहीं की। यानी भारत के लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब एक्सपोर्ट होने वाली दवाओं की साख का सवाल उठा था, गाम्बिया और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का, उस वक्त भारत ने कहा था कि निर्यात के नमूनों की जांच होगी, भारत में बिकने वाली दवाओं की जांच नहीं होगी। इस वजह से आज हमें देख रहे हैं कि भारत में भी खांसी की दवा पीकर बच्चे मर रहे हैं। दंड बहुत छोटे हैं, सजा बहुत छोटी है, किसी कंपनी के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता यह है कि कंपनियां टैक्स बचाने के लिए, लागत बचाने के लिए ग्रामीण इलाकों में ऐसी खराब दवाएं पुश करती हैं जहां सामान्य लोगों की मेडिकल लिटरेसी शून्य है। उन्हें पता नहीं कि उनको कौन सी दवा लेनी चाहिए। डॉक्टरों को, जो लोकल डॉक्टर हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, उन्हें सुविधाएं दी जाती है और उनसे इन दवाओं को प्रिस्क्राइब कराया जाता है। लागत कम रखने के लिए, ज्यादा बिक्री के लिए सस्ते इंडस्ट्रियल रसायनों का इस्तेमाल होता है। और जो लोग इस घटनाक्रम को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, जान रहे हैं, हम लोग पिछले साल से इसको करीब से देख रहे हैं, पूरे घटनाक्रम को। पिछले साल भी सारे जांच में यह मामला आया था कि भारत की दवा कंपनियां इंडस्ट्रियल केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही, औद्योगिक रसायनों का इस्तेमाल कर रही, मेडिकल रसायनों का इस्तेमाल ही नहीं कर रही हैं। ये तो बेहद गंभीर आपराधिक लापरवाही है और जिसमें सारे लोग, दवा कंपनियां और सरकार भी जिम्मेदार है। तो फार्मा निर्यात का तो खैर जोखिम है, साख तो खराब होने की बात है। सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती भारत के लिए यह है कि WHO ने पिछले साल भारत के दवा उद्योग से इस तरीके के मामले निकलने के बाद, जहरीली दवाओं के निर्यात के बाद बेहद सख्ती की थी। पूरी दुनिया में भारत की जबरदस्त किरकिरी हुई थी। हो सकता है आने वाले दिनों में WHO भारत से पर फिर इस तरीके की कार्यवाही करे, लेकिन ये विशुद्ध रूप से भारत के नियामकों की लापरवाही है जो बच्चों की जान ले रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों की भारतीय इकाइयों में ज़्यादा निवेश होने की वजह से भारतीय इकाइयों के वैल्यूएशन उनकी पेरेंट कंपनी के मुकाबले बेहतर हो गए हैं। कई बार तो भारतीय इकाई का कारोबार पेरेंट कंपनी के मुकाबले कम होने पर भी वैल्यूएशन ज़्यादा है। ताज़ा मामला कोरियाई कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी LG का है। LG की भारतीय इकाई ने हाल ही में IPO के लिए आवेदन किया है और उसमें कंपनी की वैल्यूएशन पेरेंट कंपनी के बराबर हो गई है। इधर मारुति की वैल्यूएशन पहले ही उसकी पेरेंट कंपनी सुजुकी से ज़्यादा है। सर, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझा जाए? ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है और इसे समझना भारत के लिए, तमाम जो भारत के शेयर बाजार के बारे में सवाल उठते हैं, ब्रज, वैल्यूएशन को लेकर, कंपनियों के की सही कीमत को लेकर, उन सारे सवालों को मजबूती देता है यह आंकड़ा। LG का आंकड़ा समझना जरूरी है। LG की जो ग्लोबल कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी, कोरियन पेरेंट कंपनी है, उसका रेवेन्यू है करीब 82,500 करोड़ रुपए, 2024 का आंकड़ा है। उसका पी रहा, उसका जो पी है बाजार में, जो प्राइस मल्टीपल है, वो 14 है। जबकि भारत में LG का कारोबार है करीब 24,367 करोड़ रुपए का, पी है करीब 38 का, यानी, और इसीलिए 11,000 करोड़ के आसपास का IPO लेकर LG बाजार में आ रही है। इसके अलावा यूनिलीवर, सुजुकी, नेस्ले, हुंडई, ABB, कोलगेट, सीमेंस, कमिंस, एबॉट, हनीवेल, लिंडे, ये तमाम कंपनियां जो भारतीय बाजार में लिस्टेड हैं, इनकी पेरेंट कंपनीज के वैल्यूएशन, जो किससे ज्यादा कारोबार करती हैं,
कम है और भारत में इनके वैल्यूएशन ज्यादा है। ये दो तीन बड़े सवाल उठाता है। भारत में जो विदेशी निवेशक ये कहते हैं कि भारत की कंपनियों के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, उनके उनके फंडामेंटल्स, उनकी सेल्स, उनकी रेवेन्यूज, उनके इनकम इससे मैच नहीं करते, तो भारत में तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि नहीं, ये भारतीय बाजार की अपनी शक्ति है। लेकिन यही जो विदेशी निवेशक उस वैल्यूएशन के बेस पर बिकवाली करते हैं, तब हमें इस बात पर आश्चर्य होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत आईपीओ का बाजार गुलजार है। अब आप ये देखें कि अगर एलजी का जो आईपीओ भारत में आ रहा है वो उसकी पेरेंट कंपनी की तुलना में अगर माने तो 14 के पी की तुलना में 38 के पी के हिसाब से आ रहा है। तो भारत के निवेशकों को प्राइमरी शेयर ही महंगे मिलते हैं, इसलिए बाजारों में सही वैल्यूएशन पर, सही कीमत पर स्टॉक्स नहीं मिलते, ओवर वैल्यूड स्टॉक होते हैं। और ये हमने भारत के आईपीओ बाजार में लगातार पिछले 2-3 साल में देखा है कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक लाए जाते हैं, फिर वो अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते। तो ये गंभीर बात है, लेकिन बाजार चूंकि अभी इन वैल्यूएशंस को सपोर्ट कर रहा है, निवेश हो रहा है, इसमें दिखाई देता, पर ये जानकारी निवेशकों को ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर से जो सतर्क और समझदार निवेशक हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या वास्तव में जिस कंपनी में वो निवेश कर रहे हैं उसका वो पी, जो उसका जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड है उसके उन सारे पैमानों पर कि नहीं। अगली खबर भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत भले ही चल रही हो, लेकिन डील पर अब तक कोई ठोस नतीजा नजर निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से इसकी तस्दीक होती है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड डील के लिए अभी तक मजबूत आधार नहीं मिला है। एस जयशंकर ने बताया कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भारत समझौता नहीं कर सकता, अमेरिका को यह बात समझनी होगी। सर, सीधा सा सवाल है, डील होगी कि नहीं? अभी तो नहीं दिख रही है ब्रिजेट। मौजूदा परिस्थिति उसमें भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं किसी दिशा में जाती नहीं दिख रही, सहमति के बिंदु ही नहीं है। और जयशंकर ने अब खुलकर ये बात कह दी। हालांकि विदेश मंत्री अभी अमेरिका में तमाम कवायदे और कोशिश करके आए थे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी लौट आया, भारत के वाणिज्य मंत्री भी गए थे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में जो खींचतान या तनाव है वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार ऐसे घटनाक्रम हैं जो भारत के व्यापारिक हितों को प्रभावित कर रहे हैं। और अब भारत ने भी एक तरह से ऐसा लगता है, जयशंकर के बयान से ऐसा लगता है कि भारत ने भी इसमें गिव अप कर दिया है, क्योंकि भारत का कहना है कि बहुत सारी रेड लाइंस हैं जिन्हें भारत मानने को तैयार नहीं है। और भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत के नियामक भी 50% का जो अतिरिक्त टैरिफ है, इस टैरिफ के साथ रहने की या इसके साथ जीने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एक हफ्ते पहले तक ये उत्साह था कि नवंबर के अंत तक डील हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई संभावना बनती दिख रही है। हाल में H-1B वीजा को लेकर, बाकी चीजों को लेकर भी अमेरिका की ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं जिससे कि भारत के आर्थिक हितों पर असर पड़ा है। हालांकि कूटनीतिक तौर पर रिश्ते सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से तारीफ और समर्थन मिल रहा है, लेकिन व्यापारिक रिश्तों को लेकर बात कुछ आगे बढ़ती नहीं दिख रही। अगली खबर की ओर चलते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एक पोर्ट ऑफर किया है। बलूचिस्तान के पासानी कस्बे में स्थित ये पोर्ट चीन की तरफ से विकसित ग्वादर पोर्ट से 70 मील दूर और पाकिस्तान ईरान बॉर्डर से 100 मील की दूरी पर है। पाकिस्तान ने अमेरिका को ये पोर्ट इसलिए ऑफर किया है ताकि अमेरिका इसके जरिए पाकिस्तान से मिनरल्स का एक्सपोर्ट कर सके। सर, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस पोर्ट की रणनीतिक लोकेशन क्या है और पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? ये थोड़ा दिलचस्प और रहस्यमय मूव है। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान हर कोशिश में अमेरिका के साथ खड़ा दिखने के प्रयास में, इसलिए आप पिछले 3-4 महीनों में देखें पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की बार बार व्हाइट हाउस यात्रा हुई है, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां मिले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने काफी तारीफें भी की हैं। तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच निकटता बढ़ रही है। अमेरिका ने कहा था कि वो तेल का एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को और वहां पर एक बड़ा हब बनाएगा। उसी क्रम में अब ये प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन इस बंदरगाह की पोजीशन थोड़ी ट्रिकी है और इस हिसाब से ये देखना होगा कि ये बंदरगाह चीन के हितों को और अमेरिका के हितों को कैसे संतुलित करेगा। तो पाकिस्तान एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति की तरफ बढ़ रहा है। ये बंदरगाह ग्वादर से करीब 70 मील दूर है, जहां ग्वादर का पोर्ट चाइना डेवलप कर ही रहा है। अब उसके पास अमेरिका को ये पोर्ट डेवलप करने की पेशकश की है पाकिस्तान ने कि इस पोर्ट को डेवलप करके यहाँ से मिनरल्स का इंपोर्ट किया जाए। हालांकि अभी ऑफिशियली अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। चीन की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है जो काफी संवेदनशील है चीन और अमेरिका के रिश्तों को लेकर।
अगली खबर जापान से जुड़ी हुई है। जापान में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी ने सनाई तकाइची को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। तकाइची को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की नीतियों का समर्थक माना जाता रहा है। उनके ऊपर जापान की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देना सबसे बड़ी चुनौती होगा। सर, आपसे समझना चाहिए कि नई प्रधानमंत्री के आने से जापान की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। ब्रिजा, आपने सही कहा। ताकाइची एबेनॉमिक्स की समर्थक रही हैं, जो शिंजो आबे की इकोनॉमिक पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी में बड़ा सरकारी खर्च बुनियादी रूप से होता है, टैक्स में रियायतें दी जाती हैं, लोगों को नगद सहायता दी जाती। एबेनॉमिक्स इसी की याद दिलाती है और शिंजो आबे ने इसी तरह से जापान की अर्थव्यवस्था चलाई थी। बल्कि ज्यादा सरकार की तरफ से ज्यादा बोरोइंग करने के भी पक्ष में रहते थे शिंजो आबे, और माना जा रहा है कि ताकाइची भी इसके समर्थन में है। तो इसका तत्काल जो असर होगा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तैयारी में है, क्योंकि मुद्रास्फीति 2% से ऊपर है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बैंक ऑफ जापान थोड़ा इंतजार करेगा। अक्टूबर में बढ़ोतरी होनी थी इसी महीने, लेकिन इसे अब 2-3 महीने के लिए टाला जा सकता है। और अगर मुद्रास्फीति बढ़ी, ये येन और ज्यादा कमजोर हुआ, तो 2026 की शुरुआत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे तात्कालिक संकेत मिले हैं। बाजारों में तेजी भी दिखाई दी है। अक्टूबर में एक बैठक होने की संभावना थी बैंक ऑफ जापान की, अब उसको लेकर अनिश्चितता है, क्योंकि ताकाइची की इकोनॉमिक्स ब्याज दरें बढ़ाने की इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि नकदी का प्रवाह बढ़ाने की इकोनॉमिक्स है। येन काफी कमजोर है, येन में कमजोरी है, $150 से नीचे फिसलने का खतरा है। एक्सपोर्टर्स के लिए फायदेमंद होगा। बाजार ने स्वागत किया है ताकाइची का, क्योंकि ताकाइची विदेशी निवेश की समर्थक हैं, खर्च बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, जो जापान की अर्थव्यवस्था इस समय चाह रही है। बॉन्ड यील्ड में यील्ड कर्व थोड़ा तेज है छोटी अवधि में, लेकिन लंबी अवधि के कर्ज पर दबाव का खतरा है। बैंक ऑफ जापान बोर्ड में भी थोड़ा विभाजन है, जिसमें कि 9 में से 2 सदस्यों ने ही केवल ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया है। तो आने वाले 1-2 हफ्तों में जापान की राजनीति नए सिरे से स्थिर होगी, और तभी पता चलेगा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर बैंक ऑफ जापान का रुख क्या रहने वाला है। अगली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका में अप्रवासी श्रमिकों पर सख्ती का असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर श्रमिकों की भारी कमी देखी जा रही है। एग्रीकल्चर, सर्विस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सेक्टर्स में हो रही अप्रवासी श्रमिक सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे। सर, आपकी ओर से थोड़ा सा इसको बताइएगा कि अमेरिका में लेबर की कमी को लेकर क्या ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं और किन सेक्टर्स पर ज़्यादा मार पड़ रही है। अमेरिका में अब इमिग्रेशन की वजह से और तमाम और लेबर संबंधी नीतियां जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं, उससे गंभीर श्रम संकट बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल्स में, खेतों में, होटल्स में, सिविल कंस्ट्रक्शन में इमिग्रेंट्स लेबर काम करते थे, जो कि लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से आए हुए लेबर थे। और वहां बड़ा असर पड़ा है, वहां लागत बढ़ी है, उत्पादन कम हुआ है और आर्थिक दबाव बढ़ा है। जैसे आप आंकड़ों में अगर करीब से देखें तो जनवरी 2025 से करीब 12 लाख अप्रवासी श्रमिकों की कमी पड़ गई है अमेरिका में। 6 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने आप अमेरिका छोड़ दिया है। इसके अलावा जो श्रम भागीदारी थी, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था, वो अगस्त में 2025 में, इस महीने अगस्त के महीने में केवल 62.3% रहा, जो 2022 के बाद सबसे कम है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बाजार में लेबर उपलब्ध नहीं है, जबकि काम उपलब्ध है। एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कैलिफोर्निया में 70% फार्म्स में विदेशी अप्रवासी श्रमिक काम करते हैं। फसल का नुकसान है, माना जा रहा $3 से $7 अरब का है। खाद्य की कीमतों में 8 से 9% की वृद्धि हो गई है, क्योंकि स्टोर्स पर ताजी सब्जियां नहीं पहुंच पा रही। हार्वेस्ट जो है वो कम से कम 3 से 4 दिन, 5 दिन डिले हो रही है, खासतौर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। नई नौकरियां घट रही हैं, परियोजनाएं रुक रही हैं, क्योंकि कंपनियां नए निवेश नहीं कर पा रही, लेबर नहीं मिल रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर दूसरे बड़े सेक्टर हैं, जिनमें सिटी का सैनिटेशन है, हेल्थ केयर है, फूड है, होटल है और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं। यहाँ पर कर्मचारियों में कमी है। कई सारे शहरों में जो बुनियादी सैनिटेशन सेवाएं हैं, उन पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। लागत तो बढ़ी रही है, और अगर ये स्थिति बनी रही, जो कि लगता है बनी रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्ती के साथ इमिग्रेशन नियम लागू कर रहे हैं, तो इसका असर में जीडीपी में कमी में, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी में और फूड इनसिक्योरिटी में दिखाई देगा। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति की दोहरी मुसीबत बन सकती है।
एक मुसीबत तो महंगे इंपोर्ट के कारण जो टैरिफ लगाए गए, और दूसरी बात यह कि लेबर की शॉर्टेजेस के कारण बहुत सारे सामानों की आपूर्ति टूटेगी, जिससे सप्लाई साइड से भी और ज्यादा महंगाई बढ़ने की आशंका है। अगली खबर बिटकॉइन और गोल्ड से जुड़ी हुई है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में रिकॉर्ड तेजी के बाद हल्की सुस्ती देखी जा रही है। हाल ही में बिटकॉइन ने $1.25 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। फिलहाल भाव $1.23 के करीब है। उधर गोल्ड की कीमतों में देखें भी तो तेजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में निवेश मांग बढ़ने और केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी की वजह से भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ग्लोबल मार्केट में कीमतें देखें तो $4,000 की दहलीज पर है। घरेलू बाजार में भाव 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गया है। पहले भाव कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि बिटकॉइन की तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या है? बिटकॉइन में एक तो बिटकॉइन की तेजी तैयार थी, बस आने वाली थी। अगर आप पारंपरिक रूप से देखें तो पहली चीज ये अक्टूबर का महीना है, जिसको बिटकॉइन के बाजार में अक्टूबर कहा जाता है, यूपी अप और अक्टूबर को मिलाकर। आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से बिटकॉइन के बाजार में अक्टूबर के महीने में तेजी दिखती है और सितंबर के महीने में थोड़ी गिरावट दिखती है। पर यहाँ थोड़ी परिस्थितियां बदली हुई हैं। सेफ हेवन एसेट्स के तौर पर बिटकॉइन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए हमने रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी। साल दर साल के आधार पर बिटकॉइन 30% ऊपर गया। मार्केट कैप अब बिटकॉइन की $2.4 ट्रिलियन है और ये अमेजन को पीछे छोड़ के दुनिया का 7वां सबसे मूल्यवान एसेट हो गया है बिटकॉइन इस समय। क्रिप्टो की रैली में इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी भी भाग ले रहे हैं और अल्ट कॉइन्स में भी तेजी। टॉप 10 क्रिप्टो में रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इसकी दो बड़ी वजह जो सोने से भी जुड़ती है, हम सोने पर भी इस मामले में बात करेंगे। क्योंकि अब निवेशक रिस्क एसेट्स का रोटेशन करने की प्रक्रिया में है, इसलिए वो बिटकॉइन और गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, जबकि डॉलर में लगातार गिरावट आ रही है। तो एक तो ये पहला जो मॉनेटरी रीजन है वो ये कि डॉलर कमजोर हो रहा है और बिटकॉइन में पैसे जा रहे हैं। दूसरी चीज है कि इधर पिछले 6 महीने के भीतर अमेरिका में बिटकॉइन को मुख्य धारा में या क्रिप्टो को मुख्य धारा में लाने के कई फैसले हुए हैं और केवल अमेरिका नहीं, जापान में भी, यूरोप में भी, हांगकांग में भी बड़े फैसले हुए। मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के देश तो अमेरिका और यूरोप से कम 4-5 साल पहले से अपने यहाँ क्रिप्टो को मुख्य धारा में ला चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में ईटीएफ्स आ रहे हैं, जिन ईटीएफ्स में छोटे निवेशक, बड़े निवेशक निवेश कर रहे हैं। एसईसी इस महीने कुछ और नए ईटीएफ की मंजूरी देने जा रहा है। इस तरह से जो मेन स्ट्रीम फंड है, जो बैंक्स के पास है, निवेशकों के पास है, वो अब क्रिप्टो बेस्ड ईटीएफ, इथेरियम और बिटकॉइन के ईटीएफ में निवेश के लिए जा रहा है। और इसके पीछे पीछे रिटेल पूंजी भी, खुदरा पूंजी भी बड़े निवेशकों की पूंछ पकड़कर पहुंच जा रही है। दूसरी सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहली बार दुनिया की कॉर्पोरेट ट्रेजरीज बदल रही हैं। कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में, यानी जो कंपनियां अपने पास अपनी बैलेंस शीट पर कैश रखती हैं, ट्रेजरी इन्वेस्ट करती, उसमें बिटकॉइन का हिस्सा बढ़ रहा है। अभी हाल में मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि 2 से 4% तक पैसा निवेशकों को अपने ट्रेजरी में बिटकॉइन में रखना चाहिए। और इसलिए हमने लगातार कई सारे ऐसे फैक्टर्स देखे जिनसे बिटकॉइन में हमें रिकॉर्ड तेजी दिखी है। कई सारी शार्ट पोजीशंस थी, वो भी लिक्विडेट हुई हैं। करीब $200 मिलियन की शार्ट स्क्वीज और टेक्निकल सेल एक दिन में आई है और रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है। तो बिटकॉइन एक बड़ा विकल्प बन रहा है एसेट के रोटेशन का, जो कि जो लोगों को करेंसी से पैसा निकालकर एक दूसरे निवेश विकल्प में पैसा पार करने का मौका है। सर, गोल्ड की कीमतें भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, तो आपसे समझना चाहेंगे कि गोल्ड की तेजी की बड़ी वजह क्या है? कई सारी वजहें हैं गोल्ड की तेजी की। एक और गोल्ड और बिटकॉइन की तेजी का फर्क समझना जरूरी है, दोनों को मिलाना को समझना जरूरी है, उसके बाद फिर हम गोल्ड की तेजी पर बात करेंगे। गोल्ड और बिटकॉइन दोनों दुनिया में डिबेसमेंट ट्रेड की सक्रियता दिखा रहे हैं। डिबेसमेंट ट्रेड बहुत रेयर एक्टिविटी है ग्लोबल मार्केट में। आमतौर पर डिबेसमेंट का अर्थ होता है किसी करेंसी को जानबूझकर कमजोर किया जाना या उस करेंसी के वैल्यू को गिराया जाना, जो कि सरकारें या कोई देश अपनी तरफ से करते हैं। पुराने दौर में सोने में तांबा मिलाकर सिक्कों को डिबेस किया जाता था। यहाँ ये डिबेसमेंट ट्रेड का मतलब ये है कि जो मेन स्ट्रीम करेंसी है, जो सॉवरेन करेंसी है, चाहे वो यूरो, येन, युआन, रूपी या डॉलर हो या बाकी अन्य करेंसीज हो, उनमें लोगों का भरोसा घट रहा है। और चूंकि सेंट्रल बैंक्स, जो कि करेंसीज के, सॉवरेन करेंसीज के मालिक हैं, उसके ऑपरेटर हैं जो उन्हें मैनेज करते हैं, वही अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में सोना रख रहे हैं। इसलिए पूरा माहौल इस तरीके का है जिसमें कि डिबेसमेंट ट्रेड हो रहा है
और अब पैसा निकल कर हार्ड एसेट्स की तरफ जा रहा है, जिसमें गोल्ड एक महत्वपूर्ण चीज है और दूसरा बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन और गोल्ड और दोनों की रैली में अब समानता दिखाई दी। शुरुआत में गोल्ड थोड़ा आगे निकल गया था, बिटकॉइन पिछड़ गया था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में बिटकॉइन और गोल्ड ने आमने सामने एक साथ अपनी रैली की रफ्तार बना दी। और यही वो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण परिदृश्य है डॉलर के लिए, यूरो के लिए, युआन के लिए, बाकी सॉवरेन करेंसीज के लिए, कि लोगों का उनके मूल्यांकन पर भरोसा नहीं है। तो एक तो ये जो ताजा घटनाक्रम है, इसके अलावा विस्तार से अगर आप देखें, हमने इस बार के अर्थ में विस्तार से इस बात पर चर्चा की है कि सोने चांदी की तेजी में के पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इससे पहले की तेजी में नहीं आए थे, क्योंकि सोने और चांदी में तेजी का लंबा इतिहास नहीं है। बड़ा हिस्सा बेयर रन का या कंसोलिडेशन का, साइडवेज मूवमेंट का ही रहता है सोने और चांदी में। कभी बहुत बड़ा बुल रन नहीं बनता, और जब भी 2-3 बार बना है तो किसी खास वजह से बना है, जैसे कि कभी गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया, कभी वार हो गया, कभी कोई बड़ी भू राजनीतिक परिस्थिति बन गई, ऐसी स्थिति। और जब भी ऐसा हुआ है तो बाकी एसेट्स गिरे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जो इस रैली की सबसे खास बात है, विस्तार से जानने के लिए आप प्रथम का नया एपिसोड जो हमने उपलब्ध है उसे देख सकते हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें देखने वाली ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम दुनिया के बाजारों में यूनिवर्सल एसेट रैली देख रहे हैं। यूएस डॉलर को छोड़ दें अगर, तो भाई सारे के सारे एसेट्स, सिल्वर, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, सब में तेजी दिखाई दे रही है। और ये एक बड़ा अनोखा फिनोमेना है। आमतौर पर ये सब उल्टे चलते हैं, सोना दूसरी तरफ चलता है। इस फिनोमेना ने सोने को प्रभावित किया, और भी कई सारे कारण हैं, कुछ टेक्निकल कारण भी हैं, जैसे कि जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस है गोल्ड का और सिल्वर का, वो अपनी ऐतिहासिक तेजी को पार कर चुका है। तो यहाँ से इसके पीवट होने का भी रिस्क होता है, और यहाँ से इसके सुपर साइकिल में बदलने का भी की भी संभावना बनती है। तो ये सारा जानने के लिए आप इस बार कार्यक्रम देख सकते हैं। लेकिन सोने में तेजी बनी हुई, आज भी रिकॉर्ड तेजी है, और हमें लगता है कि इस अगले एक सप्ताह तक ऐसी ही परिस्थिति, बल्कि अगले कुछ हफ्तों तक ऐसी ही परिस्थिति बने रहने की संभावना है। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि गोल्ड और बिटकॉइन की जो तेजी है ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बता रही है? ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हमें 2-3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ये करेंसीज मजबूत होती जैसे जैसे गोल्ड बिटकॉइन तेज होते जाएंगे, करेंसीज कमजोर होंगी, और वो करेंसीज की कमजोरी हमें लगातार दिख रही है। डॉलर के तौर पर डॉलर में लगातार गिरावट है, युआन और यूरो में भी गिरावट है। यहाँ से ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम अगर तेजी लंबी चलती, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही, क्योंकि इसमें सट्टेबाजी से ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। चांदी की डिमांड बढ़ रही है इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर, और सोने को बैंक्स हेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में करेंसीज के वैल्यूएशन को लेकर बड़ी गफलत पैदा होगी दुनिया में, क्योंकि आप करेंसीज के वैल्यूएशन जिस तरह से डगमगाएंगे, उसके बाद दुनिया के देश कुछ नए तरीके से कारोबार करने का तरीका निकालेंगे, जिस पर भी हमने इस बार चर्चा की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है दुनिया के ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम का, जहां हम मुख्य धारा की करेंसीज की साख टूटते देख रहे हैं। और ऐसा फिनोमेना हमने फिलहाल के दशकों में, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद, क्योंकि दुनिया के करेंसी के इतिहास के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो गोल्ड स्टैंडर्ड से पहले का और उसके बाद का। गोल्ड स्टैंडर्ड 1971 में निक्सन ने जब खत्म किया, तो उसके बाद से पहली बार हमें ऐसा परिदृश्य बनता दिख रहा है। सर, बिटकॉइन और गोल्ड की तरह कॉपर में भी जबरदस्त तेजी हम देख रहे हैं। 1000 रुपए के ऊपर MCX पर ट्रेड होता हुआ भी दिखाई दिया आज के कारोबारी दिन में। सर, आपसे समझना चाहेंगे इसकी तेजी की प्रमुख वजह क्या है? क्या सिर्फ कोई सट्टेबाजी है या फिर कोई इसकी प्रमुख वजह है? कॉपर बहुत सरप्राइजिंग रैली है, और कॉपर की रैली पे हम विस्तार से इस बार के अर्थ में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉपर में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद सोने और चांदी में भी नहीं हो रहा है। आमतौर पर एक इंडस्ट्रियल मेटल थी, थकी हुई सी धातु थी, पर कॉपर में अब स्ट्रेटेजिक चेंज आ रहे हैं, और धीमे धीमे कॉपर दुनिया के देशों के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट हो रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल मेटल था पहले। इसका तात्कालिक तौर पर इसका बड़ा असर यह है कि इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग माइन है, जिसमें भूस्खलन हुआ था और लैंडस्लाइड से उस माइन में पानी भर गया था, जिसके कारण उत्पादन में गिरावट आई। हालांकि वो दुनिया के उत्पादन का केवल 2% हिस्सा है, 2.3% हिस्सा है माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा दुनिया में कॉपर के स्टॉक्स लोएस्ट लेवल पर हैं, डिमांड तेजी से बढ़ी हुई है, और जियोपॉलिटिकल सिस्टम्स में चाइना और मिडिल ईस्ट मिलकर एक नए किस्म की कॉपर स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, जिसमें कॉपर माइंस को टेक ओवर किया जा रहा है। और इसलिए ये घटनाक्रम भी लगभग वैसा ही है, जहां से कॉपर की तेजी वापस लौटने की गुंजाइश कम दिख रही है।
डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, उत्पादन में कमी है, एलएमई पे स्टॉक्स कम है, कॉपर में एक परिस्थिति है, लेकिन कॉपर की जो भविष्य की डिमांड बन रही है वो ज्यादा बड़ी है आने वाले दिनों में, और इसलिए ये मेटल अब तेजी के मोड में है। गोल्डमैन सैक्स ने कॉपर के अपने ताजे अनुमान को भी काफी बढ़ा दिया, $10,500 के आसपास का अनुमान गोल्डमैन सैक्स ने दिया है। वो इसी वजह से दिया है कि सिर्फ उत्पादन में कमी ही नहीं है, मांग का पूरा परिदृश्य भी आने वाले दिनों में बदल रहा है। तो कॉपर काफी दिलचस्प होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। कॉपर के प्राइसेस दुनिया के बाजार में काफी उथल पुथल मचा सकते हैं, और भारत के लोग जिन्हें जीएसटी की बचत का फायदा मिल रहा है, उनकी बचत का एक बड़ा हिस्सा तांबे की तेजी ले उड़ेगी, क्योंकि तांबा महंगा होते ही बहुत सारे उत्पाद एक साथ महंगे होते हैं। तो इसे करीब से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगली बार के अर्थम में, अगले सप्ताह के अर्थम में हम इस पर विस्तार से बात करें और आपको बता पाएं कि कॉपर के भीतर दरअसल क्या चाहिए। जी बिल्कुल, कॉपर, गोल्ड, बिटकॉइन तीनों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आप लोग भी इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा बोनस पॉइंट शो है। इस दौरान तमाम खबरों का विश्लेषण अंशुमान सर विस्तार से करते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें, बोनस की ओर से गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। जो गोल्ड में जो तेज़ी दिख रही है या कोई बबल है, सब कुछ आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। स्क्रीन पर QR कोड शो किया जा रहा है, स्कैन करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करके इस कार्यक्रम में, इस वेबिनार में हिस्सा ले सकते हैं। 11 अक्टूबर ठीक 11 बजे इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि गोल्ड में तेजी आई क्यों, तेजी की प्रमुख वजह क्या है, डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है। साथ ही तो आप लोगों को जो ज्वेलर्स है उनके लिए ये वेबिनार उसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उन्हें हेजिंग करने का सही तरीका बताया जाएगा, कहाँ और कैसे करें। तो आप लोग इस वेबिनार में ज़रूर जुड़िएगा, हिस्सा लीजिएगा। लिंक जो है जुड़ने के लिए आपका यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसके जरिए भी जुड़ सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हो। द बोनस लगातार आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।